नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर अपनी अब तक की सबसे कठिन राजनीतिक और कूटनीतिक परीक्षा का सामना कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका गजा स्टेबलाइजेशन फोर्स में पाकिस्तानी सैनिक भेजने के लिए इस्लामाबाद पर दबाव बना रहा है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप ने मुनीर से युद्धग्रस्त गजा में सैनिक योगदान देने को कहा है, जिसे औपचारिक रूप से शांति मिशन बताया जा रहा है, लेकिन इसमें हमास के निरस्त्रीकरण की शर्त शामिल है। विश्लेषकों का मानना है कि यह कदम पाकिस्तान को सीधे संघर्ष में खींच सकता है और देश के भीतर फिलिस्तीन समर्थक व इसराइल विरोधी इस्लामी संगठनों के बड़े विरोध को जन्म दे सकता है। रिपोर्ट के अनुसार मुनीर आने वाले हफ्तों में वाशिंगटन जाकर ट्रंप से मुलाकात करेंगे, जो पिछले 6 महीनों में उनकी तीसरी बैठक होगी और इसमें गजा बल पर मुख्य चर्चा होने की संभावना है। ट्रंप की 20 सूत्रीय गजा योजना में मुस्लिम देशों के एक संयुक्त बल से पुनर्निर्माण और संक्रमण काल की निगरानी की अपेक्षा की गई है। हालांकि पाकिस्तानी विदेश मंत्री इसहाक डार ने साफ किया है कि शांति स्थापना पर विचार किया जा सकता है, लेकिन हमास को निहत्था करना पाकिस्तान का काम नहीं है। घरेलू मोर्चे पर इस मिशन में भागीदारी से इस्लामी पार्टियों और इमरान खान के समर्थकों के विरोध के फिर से भड़कने की आशंका है। ऐसे में असीम मुनीर की ट्रंप से नजदीकी, जहां अमेरिका से निवेश और सुरक्षा सहायता की उम्मीद जागती है, वहीं गजा मिशन पाकिस्तान के भीतर अस्थिरता बढ़ा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण पर गहरी चिंता जताते हुए कहा कि अधिकारियों द्वारा अब तक उठाए गए कदम पूरी तरह फेल रहे हैं। सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि प्रदूषण में सार्थक कमी के लिए तदर्थ उपायों की बजाय व्यापक और दीर्घकालिक योजना की आवश्यकता है। अदालत ने दिल्ली सरकार के स्कूलों को बंद करने या हाइब्रिड मोड में चलाने के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार किया और कहा कि ये केवल अल्पकालिक सुरक्षा उपाय हैं, जिन्हें सर्दियों की छुट्टियों के विस्तार के रूप में देखा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने सीएक्यूएम को निर्देश दिया कि शहरी गतिशीलता, क्लीनर ऊर्जा, पराली जलाने पर रोक और प्रोत्साहन, निर्माण गतिविधियों का विनियमन, घरेलू प्रदूषण, हरित आवरण, नागरिक जागरूकता और सार्वजनिक परिवहन प्रणाली जैसी दीर्घकालिक नीतियों पर फिर से विचार करें। कोर्ट ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए चरणबद्ध और प्रभावी उपाय अपनाने पर जोर दिया, यह मानते हुए कि दिल्ली में वायु प्रदूषण अब वार्षिक संकट बन गया है। भारत ने बढ़ती सुरक्षा चिंताओं के बीच बुधवार को ढाका में स्थित भारतीय वीजा एप्लीकेशन सेंटर यानी IVAC को बंद कर दिया। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक जमुना फ्यूचर पार्क में स्थित यह केंद्र, जो राजधानी में भारतीय वीजा सेवाओं का मुख्य एकीकृत केंद्र है, ने दोपहर 2 बजे अपना काम बंद कर दिया। IVAC ने कहा कि बुधवार के लिए निर्धारित सभी अपॉइंटमेंट्स को बाद की तारीख में पुनः निर्धारित किया जाएगा। यह कदम चरमपंथी तत्वों की धमकियों और बांग्लादेशी नेताओं की भड़काऊ टिप्पणियों के बीच सुरक्षा बढ़ाने के लिए उठाया गया। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश के उच्चायुक्त रियाज हमीदुल्लाह को तलब कर भारत की कड़ी चिंता जताई। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ढाका में भारतीय मिशन के आसपास सुरक्षा की स्थिति बिगाड़ने की योजना बनाई जा रही है और अंतरिम सरकार से मिशनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की उम्मीद जताई। भारत ने कुछ घटनाओं को लेकर चरमपंथी तत्वों द्वारा फैलाए जा रहे झूठे नैरेटिव को खारिज किया। यह कार्रवाई बांग्लादेश की नेशनल सिटीजन पार्टी यानी एनसीपी के नेता हसनात अब्दुल्ला की धमकी के एक दिन बाद हुई, जिसमें उन्होंने भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों को अलग करने की चेतावनी दी थी। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर की शिकायत के बाद पार्टी ने बुधवार को एक वीडियो जारी किया, जिसमें टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद कथित रूप से संसद में वेपिंग करते दिख रहे हैं। ठाकुर ने लोकसभा में यह मुद्दा उठाते हुए कहा था कि टीएमसी सांसद सदन में इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट का खुलेआम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो न केवल संसदीय अनुशासन का उल्लंघन है, बल्कि एक संज्ञेय अपराध भी बन सकता है। बीजेपी IT सेल के प्रमुख अमित मालविया ने वीडियो में सांसद की पहचान करते हुए कहा कि संसद में वेपिंग करना पूरी तरह अस्वीकार्य है और ममता बनर्जी को अपने सांसद के इस व्यवहार पर सफाई देनी चाहिए। दरअसल अनुराग ठाकुर ने स्पीकर ओम बिरला से अनुरोध किया था कि संबंधित सदस्य के खिलाफ उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाए। वहीं स्पीकर ने कहा था कि लिखित शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ दिन पहले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत और गिरिराज सिंह ने एक अन्य टीएमसी सांसद सौगत रॉय को संसद के बाहर धूम्रपान करते हुए देखा था, जिस पर रॉय ने प्रतिक्रिया दी कि सरकार को प्रदूषण नियंत्रण पर ध्यान देना चाहिए और कहा कि वे इमारत के अंदर धूम्रपान नहीं कर रहे थे।
ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दिए गए अपने बयान पर मचे विवाद के बीच कांग्रेस नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण अपने रुख पर कायम हैं। बुधवार को उन्होंने साफ कहा कि उन्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है और उन्होंने कोई गलत टिप्पणी नहीं की। पुणे में एक प्रोग्राम के दौरान चव्हाण ने दावा किया था कि मई में पाकिस्तान के साथ हुए ऑपरेशन सिंदूर के पहले ही दिन भारत पूरी तरह हार गया था और आधे घंटे की हवाई झड़प में भारतीय सैन्य विमानों को नुकसान हुआ था। उन्होंने कहा कि हालात ऐसे थे कि वायुसेना को जमीन पर ही रहना पड़ा। यह ऑपरेशन 22 अप्रैल के पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में 7 मई को शुरू किया गया था, जिसमें भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर हमले कर 100 से अधिक आतंकियों को मार गिराने का दावा किया था। 3 दिन चले सैन्य तनाव के बाद 10 मई को पाकिस्तान के डीजीएमओ द्वारा युद्ध विराम की पहल के साथ संघर्ष थमा। वहीं चव्हाण के बयान पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए राहुल गांधी पर निशाना साधा और इसे सेना का अपमान बताया। लेकिन कांग्रेस ने खुद को इन टिप्पणियों से अलग करते हुए कहा कि पार्टी आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सरकार और सेना के साथ खड़ी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बुधवार को अधिवक्ताओं ने हाईकोर्ट की स्थायी बेंच की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। बागपत में प्रदर्शन के दौरान वकीलों ने सहारनपुर दिल्ली नेशनल हाईवे को कुछ देर के लिए जाम कर दिया, जिससे यात्रियों को असुविधा हुई। पुलिस ने रूट डाइवर्ट कर यात्रियों की परेशानी कम करने की कोशिश की और भारी सुरक्षा बल तैनात किया। बागपत के जिला अधिकारी अस्मिता लाल ने कहा कि वकीलों ने ज्ञापन देने से इनकार किया, जबकि जिला बार एसोसिएशन के सचिव अजीत सिंह ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने प्रधानमंत्री के नाम उनका ज्ञापन स्वीकार नहीं किया। दरअसल प्रदर्शनकारी वकीलों का कहना है कि यह किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं, बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की न्यायिक अस्मिता से जुड़ा मुद्दा है। इस दौरान अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्यों का भी बहिष्कार किया। लंबे समय से अधिवक्ता पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट की स्थायी बेंच की मांग कर रहे हैं, क्योंकि राज्य के लोगों को न्यायिक मामलों के लिए प्रयागराज और लखनऊ जाना पड़ता है, जिससे समय और खर्च दोनों बढ़ जाते हैं। उत्तर प्रदेश का हाईकोर्ट प्रयागराज में है और इसकी एक बेंच राजधानी लखनऊ में है। नेशनल हेराल्ड मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की मनी लॉन्ड्रिंग शिकायत पर संज्ञान लेने से इनकार किए जाने के बाद कांग्रेस ने बुधवार को बीजेपी पर तीखा हमला बोला। कांग्रेस सांसदों ने संसद परिसर में ईडी के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए जोरदार प्रदर्शन किया, जबकि पार्टी कार्यकर्ताओं ने देश भर में विरोध प्रदर्शन किए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने फैसले को सत्य की जीत बताते हुए प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह से इस्तीफे की मांग की। खड़गे ने कहा कि यह केस राजनीतिक बदले की भावना से गढ़ा गया था और कोर्ट का फैसला सरकार के चेहरे पर तमाचे जैसा है। कांग्रेस नेताओं ने केंद्र पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया और कहा कि ईडी के जरिए विपक्षी नेताओं को परेशान किया गया। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि कोर्ट ने मामला खारिज नहीं किया, केवल तकनीकी आधार पर संज्ञान नहीं लिया गया और ईडी जांच जारी रख सकती है। दरअसल कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह जांच निजी शिकायत पर आधारित थी, एफआईआर पर नहीं, इसीलिए पीएमएलए के तहत कार्रवाई अभी टिकाऊ नहीं है। महिला का हिजाब खींचने का मामला तूल पकड़ रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का वीडियो सोशल मीडिया पर अभी भी वायरल है। जिस महिला का हिजाब नीतीश कुमार ने खींचा था, उसने बिहार सरकार की नौकरी ज्वाइन करने से इनकार कर दिया है। हालांकि परिवार ने उससे अपने फैसले पर फिर से विचार करने को कहा। परिवार का कहना है कि इस घटना के लिए नीतीश कुमार ही जिम्मेदार हैं। इस घटना ने राजनीतिक हलचल मचा दी है और विपक्षी दलों ने इसे महिलाओं की गरिमा पर हमला करार दिया है। लेकिन हैरानी की बात है कि बीजेपी और एनडीए के सहयोगी दल बेहुदे बयान देकर इसे सामान्य घटना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यह घटना 15 दिसंबर की है, जब पटना में आयुष डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे थे। वीडियो में नीतीश कुमार एक महिला डॉक्टर नुसरत परवीन से हिजाब हटाने का इशारा करते हैं और फिर खुद इसे नीचे खींच देते हैं, जिससे उनका चेहरा सामने आ जाता है। इस पर मौके पर मौजूद कुछ लोग हंसते दिखे, जबकि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने उन्हें रोकने की कोशिश की। नीतीश कुमार के वायरल वीडियो की घटना पर एनडीए के सहयोगी और यूपी के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने विवादित बयान दिया। एक स्थानीय न्यूज चैनल को इंटरव्यू में हंसते हुए उन्होंने कहा कि अरे वो भी तो आदमी है ना, नकाब छू दिया तो इतना हल्ला, कहीं और छू देते तो क्या हो जाता। इस बयान को मिसोजिनिस्टिक यानी महिला विरोधी और असंवेदनशील बताते हुए विपक्ष ने कड़ी आलोचना की। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत और पूर्व कांग्रेस विधायक असलम शेख ने इसे घृणित करार दिया।
वहीं बवाल पढ़ने पर संजय निषाद ने सफाई दी कि उनका बयान स्थानीय भोजपुरी लहजे में हल्के फुल्के अंदाज में कहा गया था और किसी महिला, समुदाय या धर्म को ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं था। यदि किसी को बुरा लगा तो वे अपने शब्द वापस लेते हैं, लेकिन संजय निषाद ने नीतीश कुमार की एक बार भी निंदा नहीं की। समाजवादी पार्टी नेता सुमैया राणा ने लखनऊ के कैसरबाग थाने में नीतीश कुमार और संजय निषाद के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने मांग की है कि नीतीश पर महिला की गरिमा भंग करने के लिए धारा 354 और निषाद पर धार्मिक भावनाएं भड़काने के लिए धारा 153A के तहत FIR दर्ज की जाए। सुमैया ने कहा कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का ऐसा व्यवहार अन्य कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करता है। कांग्रेस सांसद इमरान प्रताप कड़ी ने भी कहा कि नीतीश कुमार की तबीयत ठीक नहीं है। हम उनकी मानसिक स्थिति पर टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन संजय निषाद की तबीयत ठीक नहीं है, यह बात पहले देश को पता नहीं थी और उनके बयान से यह बात सामने आ गई है। जिस तरह से नीतीश कुमार ने एक महिला का हिजाब खींचा, उन्होंने पहले भी ऐसा किया है। महिलाओं के प्रति उनकी मानसिकता विधानसभा में पहले ही झलक चुकी है, जहां उन्होंने बेहद घटिया टिप्पणी की। वहीं बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी ने नीतीश कुमार का बचाव करते हुए कहा कि यह निर्दोष हरकत थी और इसमें कोई दुर्भावना नहीं थी। यह पिता जैसा स्नेह था ताकि शिक्षित महिला का चेहरा दुनिया देख सके। इससे किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। मामले को लेकर पुलिस ने शिकायत मिलने की पुष्टि की है, लेकिन अभी FIR दर्ज होने की जानकारी नहीं है। पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के तहत जारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विधानसभा क्षेत्र भवानीपुर में बड़ी संख्या में नाम हटाए जाने से सियासी विवाद तेज हो गया है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक जनवरी 2025 में भवानीपुर में 2,06,295 वोटर थे, जो अब घटकर 1,61,509 रह गए हैं, यानी करीब 44,787 नाम हटाए गए हैं, जो कुल वोटरों का लगभग 21.7% है। इसके मुकाबले पूरे राज्य में औसतन सिर्फ 4% मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। इस अंतर को लेकर TMC ने सवाल उठाए हैं और आशंका जताई है कि प्रक्रिया राजनीतिक रूप से प्रेरित हो सकती है, खासकर मुख्यमंत्री के अपने क्षेत्र में। TMC नेतृत्व ने बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को हटाए गए नामों की घर घर जाकर जांच करने और हर वैध मतदाता का नाम बहाल कराने के निर्देश दिए हैं। राज्य स्तर पर ड्राफ्ट सूची में कुल 58.20 लाख नाम हटाए गए हैं, जिनमें अधिकतर मृत, स्थानांतरित, पता नहीं मिलने वाले और डुप्लीकेट वोटर शामिल हैं, जबकि घोस्ट वोटर की संख्या 1.83 लाख बताई गई है। दक्षिण कोलकाता के भवानीपुर, कोलकाता पोर्ट, बालीगंज और रासबिहारी क्षेत्रों में भी कुल 2.16 लाख से अधिक नाम हटाए गए हैं। TMC ने दावा किया है कि वह 2026 विधानसभा चुनाव से पहले किसी भी वैध वोटर के अधिकार से समझौता नहीं होने देगी। दिल्ली में वायु प्रदूषण गंभीर बने रहने के बीच सरकार ने कई कड़े उपायों का ऐलान किया है। बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री कपिल मिश्रा ने बताया कि प्रदूषण को देखते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में सभी सरकारी और निजी कार्यालय 50% स्टाफ क्षमता पर काम करेंगे, जबकि बाकी बचे कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की अनुमति होगी। इसके अलावा निर्माण कार्य बंद होने से प्रभावित सभी रजिस्टर्ड और वेरीफाइड निर्माण मजदूरों के बैंक खातों में 10,000 रुपए का सहायता अमाउंट सीधे ट्रांसफर किया जाएगा। इसी बीच संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान सांसदों ने प्रदूषण के मुद्दे पर सरकार को घेरा। यूपी के सांसद चंद्रशेखर आजाद संसद परिसर में जहरीली हवा है, सरकार लापता है लिखी तख्ती लेकर पहुंचे और कहा कि AQI 450 पार होने के बावजूद सरकार गंभीर कदम नहीं उठा रही। आम आदमी पार्टी के सांसद अशोक मित्तल ने दावा किया कि AQI 500 पार कर चुका है और मौजूदा सरकार सिर्फ आरोप प्रत्यारोप में लगी है। बुधवार को दिल्ली का AQI 328 दर्ज किया गया, जो खराब श्रेणी में है, जबकि मंगलवार को यह 377 था। शहर में घना स्मॉग छाया रहा और सुबह 9 बजे तक 40 में से 30 मॉनिटरिंग स्टेशनों पर हवा बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की गई। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में बिगड़ती हवा की क्वालिटी के बीच दिल्ली NCR में PS4 एमिशन स्टैंडर्ड से नीचे के पुराने वाहनों के खिलाफ अधिकारियों को कार्रवाई करने की इजाजत दे दी है। यह फैसला दिल्ली सरकार की उस अपील के बाद आया जिसमें उसने कोर्ट के पहले आदेश में बदलाव की मांग की थी और ऐसे वाहनों के हवा की क्वालिटी पर पड़ने वाले बुरे असर का हवाला दिया था। सरकार ने तर्क दिया कि पुराने ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को लगातार इस्तेमाल प्रदूषण के बढ़ते लेवल में काफी योगदान दे रहा है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि इन वाहनों के खिलाफ कोई जबरदस्ती वाली कार्रवाई ना की जाए। हालांकि हवा की मौजूदा क्वालिटी को देखते हुए कोर्ट ने अब PS4 से पहले के पुराने वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की इजाजत दे दी है।
फिल्म होमबाउंड ने ऑस्कर में बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म कैटेगरी में नॉमिनेशन पाकर इतिहास रच दिया है और लगान के बाद यह सम्मान पाने वाली दूसरी भारतीय फिल्म बन गई है, वह भी लगभग 24 साल बाद। नीरज खेवान के निर्देशन में बनी यह फिल्म 2020 में न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित कश्मीरी लेखक बशारत पीर के आलेख टेकिंग अमृत होम से प्रेरित है। कहानी कोरोना लॉकडाउन के दौरान सूरत से उत्तर प्रदेश लौट रहे दो अप्रवासी मजदूर दोस्तों, दलित युवक अमृत और मुस्लिम युवक सयूब के संघर्ष पर आधारित है। सीमित संसाधनों, सामाजिक भेदभाव और सिस्टम की असंवेदनशीलता के बीच उनकी यात्रा मानवीय त्रासदी में बदल जाती है, जिसमें अमृत की मौत हो जाती है। फिल्म में ईशान खट्टर, विशाल जेठवा और जानवी कपूर प्रमुख भूमिकाओं में हैं, जबकि धर्मा प्रोडक्शंस ने इसका निर्माण किया है। होमबाउंड सिर्फ लॉकडाउन की कहानी नहीं बल्कि जातिवाद, धार्मिक भेदभाव और आर्थिक असमानता की परतें खोलती है। यही कच्ची सच्चाई और मानवीय दृष्टि इसे ऑस्कर जैसे वैश्विक मंच तक ले गई है, जहां यह भारत की अनसुनी आवाजों का प्रतिनिधित्व करती है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ।